बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। सबसे पहले आगाज़ जो है हम सैलाब से ही करेंगे, क्योंकि सैलाब की जो सूरत हाल है वो अभी भी कोई ठीक नहीं है। जलालपुर जो है ना, वहाँ पे काफ़ी बंद टूट गए हैं। वहाँ पे जो करीबी देहात हैं वो भी अभी ज़ेरे आब आ चुके हैं। और सतलुज में अभी दोबारा से इंडिया ने पानी में रेला छोड़ दिया है अपना, और वहाँ पर फिर ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है वो आने के चांसेस हैं। सो आज असल में जो हमारा पहला सेगमेंट है नाज़रीन, उसमें हम ये बात करेंगे जो इतना बड़ा सैलाब है पाकिस्तान में, ये आया क्यों है, इसकी रीज़न्स क्या हैं। क्या पीछे से जो ग्लेशियर्स थे वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे थे, या इस बार बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि जो सारे मसाइल हैं सैलाब के वो बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर इंडिया की तरफ से जानबूझ के पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा गया। इसकी क्या मेन रीज़न्स क्या थी, अभी तक इस पर कोई बात नहीं करा। आज हमारे पास एक मेहमान हैं जो कि ज़हीर अहमद बाबर साहब, जिनको हमने हमारे शो पे मधु किया है, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट के, हमारे साथ हैं और जूम पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो सैलाब है ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया, इसके ये जो नुकसानात हैं ये क्यों, क्या ये ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल रहा था, क्योंकि देखें हम तो बारिशें ज़्यादा हो गई ये बात करते हैं, ग्लेशियर की वजह से बोल देते हैं, या फिर ये इंडिया की तरफ से जो पानी अगर ज़्यादा उन्होंने छोड़ दिया है तो फिर भी इम्कानात है। मगर आपने क्या एनालिस्ट किया है, क्या लगता है आपको सिचुएशन के हिसाब से? देखें, जो हमारे यहाँ रिवराइन फ्लडिंग होती है, हमारे यहाँ 5 मेजर रिवर्स हैं और 3 जो है वो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी है, सतलुज है, चनाब है और झेलम है, और उसके अलावा एक मेन इंडस रिवर आ रहा है हमारे पास। जो बारिशें जब होती हैं कैचमेंट एरियाज उन एरियाज में कहते हैं जहाँ पे बारिशों की वजह से जब बारिश होती है तो पानी फ्लो की सूरत में उन दरियाओं में आता है और फिर वो प्लेन एरिया से होता हुआ समुद्र के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इस साल जो है वो जो कैचमेंट एरियाज हैं जहाँ पे उन दरियाओं का मंबा होता है, जहाँ से दरिया निकलते हैं और बारिशें ज्यादा हों तो उनमें फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू होते हैं। तो इस दफा जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, खास तौर पर रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं के अंदर के कैचमेंट एरियाज में अनयूजुअली हाई रेनफॉल्स हुई है, और उन अनयूजुअल हाई रेनफॉल्स की वजह से, ज्यादा बारिशों की वजह से जो कि एंड ऑफ द सीजन हो रही थी, उनकी वजह से जो है वो फ्लोज जो है उन दरियाओं में बढ़े और वो सैलाबी सूरत हाल बन गई है। इसके साथ साथ क्योंकि इन एरियाज में बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं और वो डैम्स जो है वो शुरू सीजन में जो है वो भर दिए जाते हैं, और फिर जब बाद में एट द एंड ऑफ द सीजन, मानसून सीजन, जब बारिशें ज्यादा हो जाएं तो वो फिर डैम्स को जो है वो खाली करते हैं ताकि जो नया पानी आ रहा है उसको स्टोर किया जा सके और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बचाया जा सके। तो उस सूरत में भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो बन जाती अच्छा, है। ये तो डैम्स जो बेसिक रीजन है, जो ये जो डैम्स हैं ये हम नहीं बना सकते, इंडिया ने तो बनाए हुए। हमारे इलाके, हमारी जगह जब ये दाखिल होता है ये सारा, ठीक है, दरिया तो सारा मैदानी इलाका होता है, तो क्या हम वहाँ पर डैम नहीं बना सकते? क्योंकि इस दफ़ा तो देखें ना, बात हो रही है सोशल मीडिया पे, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि डैम नहीं बनाया, डैम नहीं बनाया, तो क्या इन 3 दरियाओं के ऊपर डैम बन सकते हैं? देखिए, जो हमारे पास जो दरिया जब एंटर हो रहे होते हैं तो वो प्लेन एरियाज होते हैं, और प्लेन एरियाज के अंदर डैम्स को एज सच कंस्ट्रक्ट करना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। तो वो उस हवाले से कोई इंजीनियरिंग या जो डिपार्टमेंट्स हैं या उस तरह के लोग जो कि डैम्स को कंस्ट्रक्शन करते हैं वो फिजिबिलिटी वगैरह बना सकते हैं कि क्या है इन एरियाज में या इन दरियाओं पे, या जो एरिया जब दरिया हमारे पास एंटर हो रहे हैं उनमें क्या सूरत हाल मैनेजेबल होती है। लेकिन जब प्लेन एरियाज में जब दरिया दाखिल हो रहे होते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल होती है कि उस वक्त जो टोपोग्राफी होती है वो इस तरह की नहीं होती कि वहाँ पे आप एक अच्छा डैम जो है वो बना सकें। अच्छा, मोस्टली लोग, हम देखें ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जब इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा जाता है तो जानबूझकर अचानक इतना ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है कि अगर आपको पता भी है कि आप बारिशें होने वाली हैं तो आप पहले ही आस्ता आस्ता इतना पानी छोड़ना शुरू कर दें कि जो डैम्स हैं उनको खाली कर दें ताकि नया पानी जो है उधर आके भर जाए। क्या ये बात ठीक है? क्या वाकई इसी तरह से होता है? देखिए, डैम मैनेजमेंट तो जाहिर है उनके एंड पे है, और वो किस तरह उसको डैम मैनेज कर रहे हैं या उनकी क्या इंटेंशंस हैं
उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छी डैम प्रैक्टिसेस तो यही हैं कि अगर आप वेदर सिस्टम्स को आप अप्रोच करता हुआ देख रहे हैं, तो जो आपके पास पहला से रिजर्वायर में मौजूद पानी है, उसको इतना निकालना शुरू कर दें स्लोली के जो आने वाला वाटर फ्लो है, उसके अंदर अकोमोडेट हो सके। तो अच्छी डैम प्रैक्टिसेस में तो यही शामिल है कि आप पहले से अपने आप को जो है वो तैयार रखें, ताकि जो इन्फ्लक्स, जो नया इन्फ्लक्स आना है, उसको बेहतर तौर पर आप संभाल सकें। अच्छा, हम लोगों ने इस साल बड़े वाक़ये ये सुने कि बड़े क्लाउड बर्स्ट हो गए हर जगह पर, हर शहर में जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में, हर जगह पे। अब ये तो पहले हमने कभी सुना ही नहीं था कि व्हाट इज़ क्लाउड बर्स्ट इज़ ऑल अबाउट। अब इसकी वजह से जो सैलाब आते हैं, ये किस वजह से आते हैं, ये क्यों हो रहे हैं आजकल? है कि वो जिस तरह लोगों का एक शायद ख्याल है कि क्लाउड बर्स्ट शायद कोई बादल के फटने को कहते हैं, तो बादल के फटने का मैं उसमें ऐसा मेट्रोलॉजी में कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो क्लाउड बर्स्ट का एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है जो कि यूज होती है फॉर हैवी रेनफॉल इन अ वेरी स्मॉल एरिया इन अ लिमिटेड टाइम। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 मिलीमीटर रेनफॉल अगर 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर इन लेस देन 1 आवर हो, तो हम उसको मेट्रोलॉजिकली क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो आजकल जो ये टर्म जो है वो यूज हो रही है फॉर टोरेंशियल रेनफॉल्स या हैवी रेनफॉल्स। तो हमारे जो माउंटेनियस एरियाज हैं उनमें अगर हैवी रेनफॉल हो जाए या टोरेंशियल रेनफॉल्स हो जाए, तो दो तरह के हैजर्ड्स जो हैं वहाँ पे रूनुमा हो जाते हैं। एक उनमें है फ्लैश फ्लडिंग, जो कि नालाज हैं उसके अंदर तेजी से पानी का बहाव जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जो डाउन स्ट्रीम पे लोग बैठे हुए होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि अप स्ट्रीम जो है वो तेज बारिश हो रही है, ये क्या सूरत हाल है पानी की या बारिश की। तो क्योंकि वो अनअवेयर्ड, दे आर कॉट अनअवेयर्ड, उनको पता नहीं चलता नीचे में कि जब पानी के बहाव तेज आता है तो वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल जो है वो उन एरियाज में बन जाती है। खासतौर पे हमारे कश्मीर के एरियाज में, जीबी में, खैर पख्तूनख्वा पहाड़ी इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में, इसी तरह सिंध के कुछ माउंटेनियस एरियाज हैं, बलोचिस्तान के माउंटेनियस एरियाज में, उनमें जो है वो फ्लैश फ्लडिंग की सूरत हाल बन जाती है। और उसके साथ एक और हैजर्ड जो मगर वाबस्ता लेकिन है वो अब क्यों लैंडस्लाइड्स इतना का है। ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, अब क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? पहले तो नहीं होता था इतना ज़्यादा, एकदम से चेंजेस क्यों आई हैं? देखें, एक तो इसमें जो आंसर है वो क्लाइमेट चेंज का है। ओवर द इयर्स हमने देखा है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो एक्सट्रीम रेनफॉल की सूरत में हो, फ्लड्स की सूरत में हो, इवन ड्राउट्स की सूरत में हो या हीट वेव्स की सूरत में हो, उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, बल्कि उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। और जो एरियाज जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के इनगल्फ होते हैं, उन एरियाज में भी इजाफा हो रहा है। तो ये जो चेंज है, नॉर्मेलिटी है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में, हमारे रीजन में, बल्कि पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है वो अब देखी जा रही है। इसीलिए जो हम वो कहते थे कि जी क्लाइमेट चेंज जो है वो आ रही है, अनफॉर्चुनेटली जो क्लाइमेट चेंज आनी थी वो आ चुकी है और हम एक क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहे हैं। और वही चीज़ जो है वो हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की सूरत में आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, हम एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमने और मज़ीद आपसे सुने हैं, आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे हैं ये जो सैलाब है इसके सिचुएशन के ऊपर। हम मज़ीद ये बात करेंगे कि आगे क्या सिचुएशन बनने जा रही है। ज़हीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आगे की सिचुएशन ज़रा बताइएगा हमें, अब क्या बनने वाली है? अभी तो जी बिल्कुल, इस वक्त तो जो हमारे जो सेंट्रल पार्ट्स हैं उसका इम्कान है, खास तौर पर सेंट्रल पंजाब में। इसी तरह जो मेजर वेदर सिस्टम है वो उस वक्त हिट किया हुआ है सिंध के इलाकों में। अगले 2 रोज के दौरान साउथ ईस्टर्न सिंध में, हैदराबाद में, कराची में, इन तमाम एरियाज में जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस जो है जो लो लाइंग एरियाज हैं उनमें पानी खड़े हो जाने का, इसी तरह अर्बन फ्लडिंग का जो अंदेशा जो है वो बड़े शहरों में, खासतौर पर कराची और हैदराबाद में जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता अगले 2 रोज के दौरान। अच्छा, तो अब ये जो दरियाए सतलुज उसके जो है बाद जिसमें फिर जो पानी है छोड़ा है जी, उन्होंने, उसका क्या सिचुएशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ा अब? देखिए, ओवरऑल तो जो रिवर फ्लोज हैं वो तो अब इस वक्त जो है पानी जो हमारे पास जो फ्लोज जनरेट हुए थे और जो पीक साइन थी वो अब साउथ पंजाब से होती हुई अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंध के अंदर एंटर होंगी। तो इस वक्त पीक फ्लोज जो हैं वो इस वक्त सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब के हिस्सों में जो है वो उस वक्त इसका इम्पैक्ट जो है
वो देखने में आ रहा है। और फिर आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये जो पीक फ्लोज हैं वो सिंध में दाखिल हो जाएंगे। और इस वक्त जो वेदर सिस्टम इफेक्ट कर रहा है वो खास तौर पे जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो घरों से बाहर हैं, उनके लिए जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ला सकता है, क्योंकि बारिशें वगैरह हैं। खास तौर पे इस वक्त भावलपुर में, मुल्तान में, इन एरियाज में जो है वो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं अगले 24 घंटों के दौरान। इस वक्त भी ज़्यादातर बादल वहाँ पे छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। और सिंध के इलाकों में जो है वो खास तौर पे अगले 2 रोज के दौरान जो है वो अच्छी बारिशें, मूसलाधार बारिश, गरज चमक के साथ बारिश, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मानसून जो है वो रिट्रीव करना शुरू कर देगा। मानसून विंड्स जो है वो कम हो जाएंगी और फिर ऐसा कोई इतना सिग्निफिकेंट वेदर फिर अगले 4-5 रोज के दौरान नहीं है, तो काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ये अच्छा, मानसून का सिस्टम जो है ऑलमोस्ट मुझे ये भी बताइएगा कि हम इसको जो है कुदरती आफत कहेंगे, जो ये सैलाब इतना ज़्यादा आ गया, या फिर हम इसको मिस मैनेजमेंट कहेंगे कि हमसे पानी तक नहीं संभाला जा रहा है ये? देखें, पूरी दुनिया में ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है। तो ये जो है ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट था जो कि हमने विटनेस किया है इन एरियाज में। ना सिर्फ हमारे यहाँ जो है शदीद फ्लडिंग हुई है, बल्कि अगर आप हमसाया ममालिक की तरफ भी देखें, इन एरियाज की तरफ भी देखें, तो वहाँ पे भी जो एडजेसेंट एरियाज हैं वहाँ पे भी शदीद फ्लडिंग है और शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि ये ओवर द इयर्स हम देखते हैं कि ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं इनकी इंडस्ट्री में इजाफा होगा, ना सिर्फ इस साल बल्कि शायद आइंदा आने वाले सालों में भी जो है वो हमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे फ्लड्स की सूरत में हो, हीट वेव्स की सूरत में हो, या स्मॉग की सूरत में हो, या फॉग की सूरत में हो, तो अच्छा, उनके जो है हम एनडीएमए ने कहा है कि अब जो अगले साल 22% जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सैलाब के, बारिशों के, मौसमियाती जो तब्दीलियां हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, तो उनके और भी ज़्यादा 22% ज़्यादा चांसेस हैं और ये खौफनाक सिचुएशन हो सकती है। तो क्या ये वाकई आपको सिचुएशन लग रही है, ये बात सही है, एनडीएमए ने ठीक कहा है? देखिए, ओवरऑल मैं जैसे कहा कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, तो हमें जो है वो एक नए नॉर्मल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले सालों में हम एक न्यू नॉर्मल्स की तरफ जा रहे हों कि हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हवाले से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें। तो अभी थोड़ा सा ज़रारली होगा बिल्कुल एग्जैक्ट बताना कि अगले सीजन में, मानसून सीजन में क्या होगा, क्योंकि अभी सरेदस्त तो अभी हम इस प्रेजेंट मानसून सीजन से गुजर रहे हैं। फिर अपने आप वेदर सिस्टम्स अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं और फिर एनालिसिस जो है वो जो टाइम करीब आता जाता है तो उसमें चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। तो अभी तो फिलहाल अभी हम समर से गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर एक लल पीरियड आएगा, बारिशें कम हो जाती हैं, ड्राई पीरियड होता है जिसे हम ऑटम कहते हैं। ऑटम के अंदर फिर हमें एक नए एक्सट्रीम को, एक नए हैजर्ड की तरफ हमने पिछले चंद सालों से हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खासतौर पर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि स्मॉग है। स्मॉग के अंदर हम देखते हैं कि फिर वो एक डिफरेंट तरह का फिनोमेना हमें जो है हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ड्राई पीरियड की वजह से। और जब स्मॉग का पीरियड खत्म होता है, एक नया एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो कि फॉग की सूरत में है वो हमारे पास इनकल्फ कर लेता है। तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त हैजर्ड अपने आप को स्ट्रगल कर रही है, जो कि वेदर फिनोमिना जो तेजी से चेंज हो रहे हैं, जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसके अपने आप को कोप करने की ज़रूरत है। तो हमें भी आइंदा आने वाले सालों में जो है वो बेहतर तौर पे इस तरफ जाने की ज़रूरत है कि हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का, आपकी इन्फॉर्मेशन का। और नाज़रीन, एंड में बस मैं यही कहूँगी कि देखें, कुछ परसेंट जो मुझे लगता है बात करके, लोगों से सना पूछ के, आपको पता है हमारे माहिरीन होते हैं जो हमें रिसर्च बताते हैं, तो एक तो कुदरती आफत भी है, वो इस वजह से भी कि हम सब के अमाल तो कोई ठीक नहीं है। जो हरकतें हम लोग करते फिरते हैं, जिस तरह की कौम हम बन गए, जिस तरह से बेहिस हम हो गए, सेल्फिश हम हो गए हैं, लोगों को मार रहे हैं, जाने ले रहे हैं, खून के प्यासे हो गए हैं, लालच हमारे आंखों के अंदर जो है ना बस डूबी पड़ी है। हर वक्त हमें लोगों की जेब से अपने जेब में पैसा कैसे डालना है ये हम सोचते रहते हैं। हमने साजिश, अब इस चक्कर में जो मुस्तहिक बंदा है ना वो बेचारा रह जाता है और दूसरे जो है ना उसकी जानों की जो बेचारी है ना उनकी कोई बहाली नहीं होती, उनको कोई हेल्प नहीं करता। इसी तरह से हुकूमत लेवल जो है ना उनको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ इंतज़ामात ऐसे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे कि हमें अलर्ट होना पड़ेगा, वरना हम इसी तरह से हर साल इंतज़ार करते रहेंगे और हमें पता है कि अगले साल मज़ीद बर्बाद। अब जैसे NDMA की ये रिपोर्ट है कि 22% जो है मज़ीद
तबाहियाँ होंगी बारिशों की वजह से, ये क्लाइमेट बर्स्ट की वजह से, ठीक है, और ये आफतों की वजह से, तो हमें बहुत तैयार होना पड़ेगा। मगर हम तैयार नहीं होंगे तो इसी तरह से हमारी तो जानें जाएंगी। कल अभी हम किसी की जान जाते हुए देखते हैं, किसी का घर डूबता हुआ देखते हैं, किसी का आशियाना तबाह होते देखते हैं, कल को हमारी बारी है। बी रेडी फॉर दिस देन, टेक अ ब्रेक। आपको पता है मछली में से बदबू क्यों आती है? इसलिए आती है कि वो अपनी नस्ल खाती है। और इंसान में से बदबू क्यों आती है? जब वो मुनाफकत करता है। आज हम बात करेंगे मुनाफकत के ऊपर। हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग खुद भी तो मुनाफिक नहीं हो गए। हम डिस्कशन को सुनकर अपने बारे में भी आज ये सोचिएगा, कहीं आप भी तो मुनाफिक नहीं हो गए। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि मुनाफिक कहते किसको हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। मुनाफिक वो जो कहता कुछ है और करता कुछ है, और मुनाफिक वो जो झूठ बोलता है, प्रिटेंड कुछ करता है। मुनाफिक वो भी तो होते हैं ना जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत थे, उनके दौर में। कुरान में भी उनके बारे में बड़ा कहा गया है। नबी पाक को भी बताया गया था कि आपके इर्द गिर्द जहाँ बहुत मुनाफिक लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो बहुत प्रिटेंड करते थे कि मैं नबी पाक के साथ हूँ, मगर वो होते नबी पाक के ख़िलाफ़ थे। तो ये तो पुराने दौर से, नबी पाक के दौर से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, और उससे पहले भी इंसानों में ये पहले से पाई जाती है मुनाफिकत। आज हमारे पास डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं और बड़े ज़बरदस्त होमवर्क के साथ आए। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मुनाफिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या डेफिनेशन कहेंगे आप? देखिए, जो मुनाफिक है वो लोग हैं जो आजकल माशरे में हर जगह पे पाए जाते हैं। आजकल फ़िज़ा दौर ही मुनाफिकों का है। जो शख्स जितना सच्चा है उसको उतने बड़े मुनाफिक मिलते हैं, जो जितना अच्छा है उसको उतने ही इस दौर में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग मिलते हैं। अब देखें मुनाफिक है क्या। देखें, मुनाफिक जगह जगह पे मुनाफिक हमारे माशरे में पाया जाता है। दोस्त का दोस्त ना होना, दोस्त का दोस्त बन के दुश्मनी करना, ये मुनाफिकत है। दोस्त को आगे बढ़ता हुआ ना देख सकना मुनाफिकत है। अपने दोस्त की टांगें खींचना, उसके राजों को फाश करना, ये मुनाफिकत है। उसके अलावा आप देखें कि आजकल लोग जो है हराम की कमाई जेबों में डाल के हलाल गोश्त की दुकान ढूंढना मुनाफिकत है। क्या बात और है। उसके अलावा आगे से उन दुकानदारों का बकरे के नाम पे इनको गधा खिलाना मुनाफिकत है। वाह। अब देखिए कि जब जिंदगी नचाती है ना फ़िज़ा, तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं, ये मुनाफिकत है। किसी का बच्चा आगे बढ़ता कोई रिश्तेदार का ना देख सकना, ये मुनाफिकत है। किसी रिश्तेदार की अच्छी जगह पे बेटी की शादी हो जाना, रिश्ता तय हो जाना, या लड़के का किसी अच्छी जगह पे जॉब लग जाना, बिजनेस सेट हो जाना और रिश्तेदारों को बुरा लगना, ये मुनाफिकत है। सच्ची का। अब देखिए कितनी जगह जगह पे हमारे मुनाफिकत फैली हुई है इस माशरे में। और तो और मैं आपको बताऊं, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो गंजे का बालों को उगाने का नुस्खा बताना भी मुनाफिकत है। वाह, मेरे शो पे बड़े आते हैं। जो शख्स आजकल हो रहा है ना ऐसा कि जो मेरे अपने शो पे कितने जो खुद बालों से गंजे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं जी कि बाल कैसे उगाएं और गिरते बालों को रोका कैसे जाए। और उसके अलावा काले रंग वाले, मैं इससे पहले मैं बता दूं, मेरे अपने जो ड्राइवर भाई है ना, अच्छे खासे बाल में उनको ऐसे, मैं चली गई ज़रा कहीं छुट्टियों पे, तो जो मेरे ड्राइवर भाई है ना, वो एक नुस्खा लेके तेल का ना लगा के घूमना शुरू हो गए। और किसी से लिया उन्होंने, मेरे शो पे किसी बंदे से किसी से लेके, तो वो नुस्खा लगा के घूमते रहे। तो मैं वापस आई तो ट्रेंड पूरी घने बाल मेरे ड्राइवर भाई के, मैं पहचानूं ना, कहते हैं वो नुस्खा बढ़ गया। गंजे ट्रेंड करके अब बैठे। आजकल ऐसा ही हो रहा है ना, जिनकी खुद नजर कमजोर है, इतनी मोटी उनको ऐनक लगी हुई है, वो लोगों को बता रहे हैं कि बिनाई कैसे तेज की जाए। यार ये आजकल माशरे में देखे चल रहा है ना। उसके अलावा जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें और रंग गोरा करने के तरीके नुस्खे वो बता रहे हैं जिनका अपना रंग गोरा नहीं है। अब आप देखिए ना, ये किस हद तक इस माशरे में जगह जगह पे आप देखें मुनाफिकत पाई जा रही है।
आप तो रिश्तों में बात कर लें, अगर एक भाई के हालात अच्छे हो जाएं तो दूसरा भाई आज के माशरे में उससे कता ताल्लुक कर लेता है, उसको बुरा लगता है। ऊपर ऊपर से कहते हैं कि जी बहुत मैं खुश हूं, रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन सारे अंदर से जो है ना जिनको मसले हो रहे होते हैं किसी रिश्तेदार की तरक्की करता हुआ उसको देख के, ये भी मुनाफिकत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे ये भी बताइएगा ना, पहले जो दौर था जिसमें हमारे अम्मी अब्बू वाले टाइम पे, तो वो आज भी सारे यही कहते हैं कि भाई हमारा दौर तो बहुत अच्छा था, लोग बड़े मुखलिस हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ बड़े प्योर हुआ करते थे। मगर दूसरी साइड पे अगर ये भी देखी जाए ना कि जितनी बहनों का हक उस वक्त मारा जाता था, ठीक है, अब तो थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है, बहनें भी, बेटियां भी आवाज़ उठाना शुरू हो गई हैं, अपना हक मांगती हैं। पहले तो मांगती भी नहीं थी बेचारियां, कभी भी नहीं बोलती थी कि हमारा हक है। कोई बेचारी शादी करके आती थी तो उसके साथ भी घर में इतना बुरा हाल होता था, सास उसकी चक्की पिसवाती थी उससे, वो जो कहते हैं ना जो थाने में जेल में पिसती है, वो जाके सास बहुओं से पिसवाती होती थी चक्कियाँ। तो ये कह देना कि हमारे दौर में बहुत मुखलिस होते थे लोग, ये बात सच है क्या? देखिए बहरहाल दौर दौर की बात तो है, दौर का फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहरहाल सारे दौर में ऐसा ही होता था, इंसान हमेशा से ऐसा ही रहा है। आप देखें कि कुरान में भी मुनाफिकों की मिसालें भी दी जाती हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है। तो मुनाफिक तब से ही हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं, इंसान बने। आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो मुनाफिक जो है वो स्पॉट जल्दी हो जाते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि बहरहाल फिजा मुनाफिक बढ़ भी तो गए ना। आजकल जैसे आपने बात की है बहनों का रिश्ता जो हिस्सा नहीं देते, आप देखें कि जो शख्स जिसने बहनों का हिस्सा खाया होता है ना, उसने अपने मोबाइल पे रिंगटोन बड़ी इस्लामिक लगाई होती है, उसकी आप बातें सुन ले, बहनों का हिस्सा खा के बातें आप उसकी सुन ले तो ऐसे लगता है जैसे इससे नेक इंसान नहीं है। अच्छा एक और बात में बीच में, क्योंकि भाई और बहन की बात आपने छेड़ दी है, तो हमारे शो पे भी आती हैं, एक बड़ी अच्छी मेहमान है, मुझे नहीं पता उनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मगर मेरी क्योंकि मेहमान और गेस्ट रही हैं तो मुझे लगता है कि मुझे उनका नाम लेना चाहिए। हमारी जो नबिया है, ठीक है ना, अब उनका जो केस जो भी चल रहा है अभी मार्केट में, जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं और वो फेस कर रही हैं, जवाब दे रही हैं, चाहे वो सच्ची हैं चाहे झूठी हैं, बट स्टैंड कर रही हैं, लोगों को सबूत भी दे रही हैं, एक औरत होकर फाइट करी। अब औरत को घर से बड़ी सपोर्ट होनी चाहिए। एक भाई उठ के अपनी बहन के खिलाफ बात कर रहा है, आपने देखे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप ही गलत हैं, आप ही यूँ हैं, आप ही को तो मैंने कहा है, आप ही झूठ बोल रही हैं, आप ही ने क्यों बोला है, मैं आप ही के इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। तो ये जो भाई उठ के अब जा के पॉडकास्टों में और हर जगह इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे अभी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये वही भाई होंगे ना जिनको सपोर्ट भी की होगी इस बहन ने, ये वही भाई होंगे ना जिनके घर की रोटी भी चूल्हा भी जलाया होगा, ये वही भाई होंगे जिनकी शादी भी शायद करवाई हो, ये वही भाई होंगे जिनके काम में, इनकी जॉब्स में, इनको काम लगवाने में, बिज़नेस करवाने में शायद साथ खड़ी भी हुई हो, मुझे नहीं पता। मगर मुझे ऐसा लगता है कि नबिया इस तरह की बहनें जो अपनी घर वालों को सपोर्ट भी करती होंगी, अपने अपनी अम्मी, उनकी अभी आपको पता है रिसेंटली डेथ भी हुई। मैं थोड़ा सा ऑडियंस से भी बात करना चाहूँगी, एक फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। देखिए मुनाफिक इंसान नहीं होना चाहिए, मुनाफिक वो होता है जो चुप रहे। आपके घर में, आपकी दहलीज में कोई आए, आपसे मिले अच्छे खलूस से, तो आप उसका थोड़ा सा रख रखाव रखते हैं, इज़्ज़त रखते हैं। नबिया के साथ है मेरी, मुझे आती हैं यहाँ पे, मैं मिलती हूँ, बातचीत होती है, मेरे से बड़ा प्यार मोहब्बत से मिलती हैं, और बड़े टॉपिक पे होमवर्क करके आती हैं, बड़ी सारी बातें करती हैं। आपको भी पता है जैसे आप मेहनत करके आए, किसी की मेहनत को रायगा नहीं करना चाहिए। और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भी उनकी काम की वजह से हो गई। मगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि मैं देखती हूँ आप लोग ना पीछे पड़ जाते हैं, आप लोग ना जान लेने पे आ जाते हैं। आप लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह बंदी जान दे दे, जब तक कि वो खुदकुशी नहीं करेगी, वो सुसाइड नहीं करेगी, या किसी बस के नीचे आके, ट्रेन के नीचे आके अपनी जान नहीं देगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप उसको उसके घर तक नहीं पहुंचाना चाहते, एक्चुअली आप उसको उसकी कब्र तक पहुंचाना चाहते हैं। उसने ऐसा गुनाह क्या किया, मेरे तो समझ नहीं आती। देखें, अगर कोई ऐसा झूठ जो किसी की बेहतरी के लिए बोला जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। जी बिल्कुल। अब देखें, जो भी पीछे कॉन्सिक्वेंसेस थे, आप ऐसे उस कॉन्सिक्वेंसेस पे पीछे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन लेके और पॉडकास्टों पे औरत की बुराई करी। मैं देख रही हूँ औरतें उसको इतने गंदे लफ्ज़ में पॉडकास्ट करके बोल रही हैं। आप लोगों को शर्म नहीं है बेटा? कुछ छोटी लड़कियां हैं, कुछ उम्र की लड़कियां हैं, कुछ बड़ी लड़कियां हैं, यार खुदा के लिए कोई खौफ करें, ठीक है? कुछ उसने अच्छे काम भी किए हैं, उनके लिहाज, उनके सदके आप छोड़ें यार। किस तरीके की बातें करते हैं? अगर एक इंसान से किसी झूठ की, किसी बेहतरी के लिए सही कोई गलती हो गई है, मुझे नहीं पता, अच्छाई के लिए झूठ बोला, बुराई के लिए झूठ बोला, या किसी सिचुएशन में आकर उन्होंने झूठ बोल दिया, इंसान है, बोल सकता है, उनसे कोई गलती हो सकती है। अब उनको आप उस सिचुएशन पे
वो माफ़ी मांगने वाली बात कर सकते हैं कि चले आप सॉरी कर दें अगर आपको कोई उनकी बात हर्ट की है, मगर आप उनको कब्र तक नहीं लेके जा सकते, आप उनके जीने मरने का फैसला नहीं कर सकते। आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उनकी कब्र खोदें और उनको मार दें, या उनके कैरेक्टर पे, उनकी ज़ात पे, उनकी शादियों पे, या उनकी उम्र पे बात करें। आई डोंट नो मेरे साथ क्या होना है, मगर मैंने बोलना है, हक पे बात करूँगी। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, आप मुनाफिक हैं। सुनते भी थे और आज गालियाँ बक रहे हैं बैठ के, उसको शर्म करें, छोड़ दें यार, बच्चे की माँ है, ब्रेक लीजिएगा। अभी भी मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब से यही बातें कर रही थी कि जो नबीहा के भाई हैं, ठीक है, नबी अली खान के, तो उनके जो भाई हैं उनको तो गली की बिल्ली नहीं जानती थी, तो अब जो है वो हर पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं और बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया है, आपने मुझे बुलाया है, आपने सच्चाई जानने के लिए मुझे यहाँ पे भाई आप अपनी एक शलवार नंगी करेंगे तो आपकी खुद की जो है ना टांगे नंगी होंगी। आप अपनी बहन को ऐसे क्या कर रहे हैं यार, पूरे माशरे में आके एक भाई अपनी बहन के साथ इस तरह, जो भी मामला है ना, आप अपने घर पे बैठ के अपनी बहन के साथ ऐसे टेबल टॉक करें, उनके साथ डिस्कस करें। आप अपनी बहन को ऐसे नुमाइश ना बनाएं। अब ये भी तो मुनाफिक बंदा होता है, घर पे अपनी बहन के साथ बैठा है, अपनी बहन के साथ बात कर रहा है, अपनी बहन के साथ रह रहा है, अपनी फैमिली को लेकर ज्वाइंट आपस में जो भी इनका सिस्टम है, उसके बाद अलग से निकल के आप अपनी बहन को गंदा तो ना करें ना। जी बिल्कुल, ये भी तो मुनाफिकत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल मुनाफिकत है। बहन ने तो अपने भाई को अभी तक कुछ नहीं कहा। जी जी बिल्कुल, नबीहा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें वो अपने भाई को कुछ गलत लफ्जों में बोला है। किसी का कोई भी मामला हो, कोई बहन का कोई भी मामला हो, लेकिन जब आप भाई हैं तो देखिए ये कितना करीबी रिश्ता होता है। आप भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए, भाइयों को तो बहनों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनके सर पे दस्ते शफकत रखना चाहिए, भाइयों को बाहर हाल नहीं करना चाहिए। और इतना करीबी रिश्ता, भाई जो है वो तो भाइयों का तो बहनों का तो मान होता है। भाई बहनों की जो बहनें हैं वो भाइयों के बेस पे अकड़ के चलती हैं कि मेरा भाई है, वो तो मेरा प्रोटेक्शन करने वाला, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। मेरी बात सुने, अब देखे ना, अगर वो बाहर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ना कि पीछे मेरे भाई हैं, अब वो अगर बाहर निकलती है तो उसको 10 लोग छेड़ेंगे, तंग करेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। वाई? बिकॉज पीछे से जो है ना उसका पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखे ना फिजा, मैं भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि यार हमारी आपके साथ कोई लड़ाई कुछ नहीं है, मेरी तो पर्सनली आपके साथ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्लीज़ नबीहा आपकी बहन है, उसके साथ खड़े हो, और जो भी बात है, अगर कोई गलती हो गई तो ये आप बात कीजिए कि नबीहा जो है खुद अपने बयान में आप अपनी आवाम में, उसकी ऑडियंस, उनसे सॉरी कर ले। मगर ये नहीं है कि आप उसको लोगों के पॉडकास्टों में जाके जो है ना, जिनको आप लोगों को इतना मौका दे रहे हैं कि वो अपने व्यूज़ कमाएं और आप डिस्कस हों। आपको तो वैसे कोई नहीं जानता था, आप नबिया बनने की कोशिश क्यों करें? लाइमलाइट तो नबिया की है इसमें। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक तो ये भाइयों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस सारे मसले को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंटली भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है, मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं। देखें मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन क्योंकि मैं भी एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हूँ, तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा इस पे एक मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहता हूँ। देखें एक सिंपल सी बात है, जब कभी भी कहीं पर भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, जैसा कि लोग वो डिग्री के हवाले से कंट्रोवर्सी का कह रहे हैं कि जी डॉक्टर है या नहीं है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन ये बात यह है कि अगर कोई भी डॉक्टर है, उसको अगर कोई भी कह दे जी कि आपके पास डिग्री नहीं है, तो वो डॉक्टर को चाहिए कि फौरी तौर पे एक लम्हे का ताकुब किए बगैर किसी पॉडकास्ट, किसी शो पे कहे ये लें जी, ये मेरी डिग्री है, मैं जी 1 नंबर डॉक्टर हूं जी, मैं जी फ्रॉड नहीं हूं। अब मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी पे ये चीज उठती है तो उनको, अगर कोई शख्स सच्चा है, मुझे नहीं पता उनका, मैं पर्सनली जानता नहीं हूं, लेकिन फौरन डिग्री दिखानी चाहिए, ये लो जी ये है। अच्छा, फिर इसमें दूसरी बात ये है कि कुछ नाम के हवाले से भी चीजें चल रही हैं, कंट्रोवर्सी के असल नाम ये नहीं है। देखिए पेन नेम रखना, कोई दूसरा नाम रखना कोई बुरी बात नहीं होती। मेरा नाम मुनज़्ज़ा कमर है, मुझे लोग फिजा बोलते हैं, फिजाली लगा देते हैं, मैंने वही नाम अपना ओके कह दिया। ये इशू नहीं है, लेकिन मसला ये होता है ना कि बाद का प्रॉब्लम ये बन जाती है जब आप अपने नाम के साथ कोई ऐसा टाइटल लगा लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी के पास डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर लिखता है और बोलता है और सारे लोग उसको समझते हैं, वो फिर पेशेंट भी देख रहा है। तो ये ना सिर्फ कि मैं समझता हूं कि एक गलत चीज होती है, मॉरली गलत होती है, ये बहरहाल एक जुर्म भी है। तो मुझे, जैसे मैंने बताया, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि उनका असल नाम ये नहीं है, अपना नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम के साथ डॉक्टर लगाना, कहलाना, पेशेंट देखना, ये बहरहाल एक जुर्म होता है। अच्छा, उसमें फिर एक और मैं इस पे मुनाफिकत पे बात करता चलूं। देखिए जहां तक बात यह है कि औरतें जो है ना
वो इस माशरे का एक पिसा हुआ तबका है। मैं हमेशा औरतों के हक में बोलता हूं, मैं कहता हूं कि ये खुदा का खौफ करें, इनको औरत होने की वजह से ना दबाएं। ये कोई भेड़ बकरियां नहीं है, ये जीती जागती इंसान है। कभी आप उनको गैरत के नाम पे लगा देते हैं दीवार के साथ, कभी आप उनको किसी नाम पे। और खुदा का खौफ करें, ये औरतें हैं, ये माएँ भी होती हैं, इनसे आपकी नस्लें चलती हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। लेकिन इसमें फिजा एक दूसरी बात यह, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल माशरे के एक दूसरा पहलू भी उजागर कर रहा हूं। मुनाफिकत की क्योंकि हम बात करें, देखिए आजकल एक मजलूम औरत की भी मुनाफिकत चल रही है, इस पे मैं भी बात करना चाहूंगा कि ये एक न्यूज़ की ब्रेक है, उसके बाद बात करेंगे और नबिया का टॉपिक अभी हम खत्म करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुनाफिकत के ऊपर ही बात करेंगे। मगर आखिर में एक छोटी बात ज़रूरी है कि ये जो अभी सैलाब का सारा सिस्टम है, जिसकी तबाही है, जिसके नुकसानात हैं, उसके ऊपर कोई नज़र इंसान नहीं कर रहा, ना ही उसके ऊपर कोई बात कर रहा है। सारे नबिया 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 व्यूज़ के चक्कर में लड़कियाँ बैठ के उसके कैरेक्टर के ऊपर बात कर रही हैं। आपका अपना कैरेक्टर क्या होगा जो आप किसी और कैरेक्टर के ऊपर, किसी की औरत के ज़ात के ऊपर बात कर रही है? यार खुदा का खौफ करें। कभी उसकी शादियां, कभी उसका फेयर, कभी कोई, किस तरह से आप उसकी ज़ात पे बात करिए। यार पता नहीं क्या चल रहा है यार, जाहिल जाहिल बातें होती हैं। ब्रेक लीजिए। कैसी कैसी मुनाफिकत सोशल मीडिया, अभी मैं खोल के बैठी हुई थी, दुनिया के लोगों की मुनाफिकत जो है ना वो देख रही हूँ। ऐसे ही था, सारे मेरे साथ सुन रहे थे, मैंने सोशल मीडिया खोला और एक एक मुनाफिक खुल खुल के सामने आता है, ऐसे नहीं डसने के लिए सामने। क्या करे बंदा, पहचान कैसे करे वही ये मुनाफिक है? जी बिल्कुल, ये मुनाफिक की कुछ निशानियां जो हैं वो आपको मैं बताता हूँ, उससे पता चल जाएगा। उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक वो जो बात कर रहा था उसको कंटिन्यू अगर मैं कर लूँ कि ये जो मजलूम औरत की मुनाफिकत, इस पे मैं ज़रा कुछ जुमले बोल लूँ, उसके बाद फिर मैं निशानियों पे आता हूँ। देखिए बात यह है फिजा कि एक बात है कि बहरहाल औरतें जो हैं वो इस माशरे में महकूम हैं। मैं औरतों के हक में हमेशा बोलता हूँ, देखें और हमने औरतों को कितना दीवार के साथ लगाना है, ना करें, इनको हकूक दे दें, ये हमारी बेटियां, हमारी माएँ हैं। लेकिन ना एक बात इसमें फिजा ये है कि आम तौर पर ना जो मजलूम औरत मुनाफिकत करती है वो औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है। मजलूम औरत की मुनाफिकत औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे है। कुछ जो औरतें मजलूम होती हैं वो अपना दुख माशरे को बताती हैं, हम उनकी मदद करते हैं और करनी भी चाहिए, लोगों को उनका सहारा बनना चाहिए। लेकिन मसला ये होता है कि कुछ औरतें मजलूमियत का जो लिबादा ओढ़ के मुनाफिकत करती हैं और फ्रॉड कर रही होती हैं माशरे के साथ, जिसका नुकसान ये होता है कि जो औरतें वाकई मजलूम होती हैं, लोगों का उनसे भी जो है वो दिल उठ जाता है। लोग कहते हैं कि अच्छा पहले वाली वो जो थी उसको हमने मजलूम समझ के उसका साथ दिया था, वो मुनाफिक निकली, उसने फ्रॉड लगा दिया। इस वजह से औरतें जो हैं ऐसी जो भी औरतें ऐसा करती हैं वो औरतों के मुखालिफ काम करें। अब मजलूम औरत की मुनाफिकत क्या है? देखिए अगर तो आप मजलूम हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो मजलूमियत का जामा ओढ़ के हम जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, कुछ औरतें हमने माशरे में देखी हैं वो ऐसा करती हैं, वो फ्रॉड कर रही हैं। अब मजलूम होने का ये मतलब तो नहीं आप फ्रॉड करें, लोगों के साथ फ्रॉड करें, माशरे को एट लार्ज फ्रॉड करें, और उसके बाद जब आप फंस जाए फिर कहें और मैं तो जी बड़ी मजलूम हूं जी, मैं तो बड़ी ऐसे हूं। इससे आपका नुकसान तो होता ही होता है जो मुनाफिक औरत होती है, लेकिन इससे उन लोगों का, उन औरतों का भी नुकसान होता है जो कि वाकई मजलूम है। माशरे में लोगों का उनसे यकीन उठ जाता है, लोग कहते हैं अच्छा पहले वाली ने फ्रॉड किया। देखिए किसी का भी मजलूम होना उसको यह हक नहीं देता कि आप फ्रॉड करें, लोगों के साथ फ्रॉड करें, माशरे के साथ एट लार्ज फ्रॉड करें। किसी भी मजलूम औरत को यह हक नहीं है। मैं हमेशा औरतों के हकूक के हक में बोलता हूं। मैं ये समझता हूं कि इस माशरे में औरतें महकूम हैं, हमें औरतों का सहारा बनना है, लेकिन इसी के साथ साथ किसी भी मजलूम औरत को मुनाफिकत का जामा ओढ़ के यह बिल्कुल हक नहीं है कि वो सोसाइटी के साथ और लोगों के साथ फ्रॉड करे। और जी मैं जी जब, अच्छा फिर इसमें एक और चीज होती है, जब हम कर रहे होते हैं कोई काम तब हम कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, जब फंस जाते हैं तो फिर हमें एथिक्स याद आ जाते हैं। यह भी एक हमारे माशरे का एक चेहरा है कि जब हम किसी के साथ कुछ कर रहे होते हैं तब हम फिरौन बने होते हैं, हमें कोई एथिक्स, कोई प्रिंसिपल, कोई ज़ाब्ते हमें नजर नहीं आते। जैसे ही हम मजलूम बन जाते हैं ऐसा यू टर्न लेते हैं, देखें ऐसा नहीं करना चाहिए कमजोरों के साथ, देखें औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये तो मुनाफिकत है ना, उससे औरत ही औरत की सबसे बड़ी आजकल दुश्मन बनी हुई है जो मुनाफिक औरत है। अच्छा उसके बाद हम बात करें जो आपने
निशानियों की बात हमने की कि कैसे पहचाना जाए कि कोई शख्स जो है वो मुनाफिक है। देखे ना, आपके सामने तो पता ही नहीं चलता आपको, तो आपके साथ जो मुनाफिक बंदा होता है, कभी मुझे लगता है एक न्यूज़ की ब्रेक है, आपसे सवाल करना था बड़ा इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, आई होप आपको हमारा आज का शो भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।